नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शिवम बानखड़ आप लोगों का फिर से युवा बूस्टर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हम फिर से आ गए हैं इतिहास के एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आप लोग भली भांति जानते हैं जो हमारी चर्चा थी वो किस टॉपिक पे चल रही थी। तो हम चल रहे थे किस विषय में हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आज हमारी भारत के यूरोपियंस यानी कि यूरोपीय के आगमन के बारे में डिस्कशन के बारे में दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने दो दो यूनानियों यानी कि दो यूरोप के लोगों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें एक थे पहले नंबर पर आते हैं जो पुर्तगाली थे, जिनका आगमन भारत के अंदर सबसे पहली बार हुआ था 1498 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के अंदर डच इंटर करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पे, तो ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा हाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम चर्चा करने वाले हैं अंग्रेज़ों के बारे में। तो देखिए, तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो अंग्रेज़ों पर रहेगा, ब्रिटिशरों पर रहेगा, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। अगर हम बात करें ब्रिटिशरों की, तो भारत के अंदर आने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो 1599 में आया था, जिसका नाम था बेटा जॉन मिल्डनहेल। क्या नाम था? जॉन मिल्डनहेल। अगर हम जॉन मिल्डनहेल की बात करें तो ये अकबर के कोर्ट में राज दरबार में आया था। किसके बेटा? अकबर। और आप लोग भली भांति जानते हैं, जब मैंने अकबर के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था भारत में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो कौन था? जॉन मिल्डनहेल था। कौन था बेटा? जॉन मिल्डनहेल था। तो इसके आने के बाद, इसके भारत में आने के बाद एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है बेटा, जो अकबर के कोर्ट में था, दरबार में था, जिसका नाम था रोल्फ फिंच। क्या नाम था? रोल्फ फिंच। ये 1608 के आसपास आया था। लेकिन जब भारत के अंदर जॉन मिल्डनहेल आया, इसके अगले ही साल भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी की स्थापना हुई भारत के अंदर, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत के अंदर ये कंपनी व्यापार के माध्यम से आई थी भारत में, यानी कि भारत में इसका जो मकसद था वो व्यापार करना था। लेकिन भारत की स्थिति को देखकर इसने भारत के अंदर अपना आधिपत्य जमाने की सोच ली और भारत के अंदर अपना आधिपत्य जमा भी लिया। लेकिन जब ये भारत आई 31 दिसंबर 1600 को, तो इन्होंने परमिशन ली सबसे पहले। और परमिशन किससे ली? तो याद रखना, उस समय क्राउन रूल कर रहा था ब्रिटेन के अंदर। अगर क्राउन रूल की बात करें, अगर ताज शासन की बात करें, तो ताज शासन किसका था? तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट का ताज था बेटा, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। तो ये महिला महारानी थी उस समय, कहा कि ब्रिटेन की, और रानी से परमिशन ली गई व्यापारियों द्वारा। और रानी ने 15 साल के लिए एक बिल पास करा, एक एग्रीमेंट साइन करा, जिसमें 15 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर सकती? भारत के अंदर व्यापार कर सकती है। आप लोगों से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि महारानी ने कितने साल के लिए कंपनी को परमिशन दी थी। तो आप लोगों को याद रखना है 15 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली मिली थी। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को
व्यापारिक एकाधिकार मिला था। तो ट्रेड मोनोपोली। व्यापार पर क्या मिला? एकाधिकार। अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा क्या करना शुरू कर दिया? व्यापार करना शुरू कर दिया, और आसपास के जो एरिया थे उन पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया व्यापार के माध्यम से। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर इंसिडेंस क्या था भारत के अंदर, जो पहले कंपनी थी वो क्या थी? अस्थायी रूप से लगी हुई थी, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में जो अकबर का पुत्र था, किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। तो जहांगीर के दरबार की अगर हम बात करें तो जहांगीर के दरबार में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस और ये भारत के अंदर ट्रेड मोनोपोली के लिए आता है, क्योंकि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जो व्यापार का एकाधिकार था वो खत्म हो चुका था। 15 साल कंप्लीट हो चुके थे कंपनी के। तो ये देख रहे थे कि भाई 15 साल कंप्लीट होने को है, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और महारानी भी सोच रही थी कि भाई 15 साल कंप्लीट होने को है, तो कैसे ना कैसे करके भारत के अंदर एकाधिकार स्थापित किया जाए। किसके लिए? व्यापार के लिए। तो इसलिए भारत के अंदर एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ये बात कब की है? 1608 की है। लेकिन ये 1608 के अंदर आया था अकबर के दरबार में, 1609 में पहुंचा था। तो 1608 में आया ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए। लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली बेटा। इसको क्या नहीं मिली? परमिशन नहीं मिली। जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी, लेकिन इसको एक उपाधि दी थी, याद रखना, इसको इंग्लिश खान कहा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है इंग्लिश खान कौन था, तो याद रखना इंग्लिश खान कौन था? तो हॉकिंस था। इंग्लिश खान कहा गया इसको। फिर होता क्या है, इसकी स्थिति को देखते हुए इसके परमिशन नहीं मिली, लेकिन भारत के अंदर एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कब की बात है ये? 1613 में। लेकिन 1611 में मिडलटन को भेजा। कहाँ पर भेजा भाई? मिडलटन को भेजा, क्योंकि भारत के अंदर अकबर की बात करें हम तो अकबर के कार्यकाल से पुर्तगालियों के साथ संबंध अच्छे थे। तो मिडलटन को भेजते हैं, कौन? महारानी। तो मिडलटन को भेजने के बाद भारत में मिडलटन को 1611 में भेजा जाता है, और ये सवाई के वॉर में पुर्तगालियों को लाता है। क्या करता है? पुर्तगालियों को हराता है। कब की बात है? 1611 की। कौन लाता है? मिडलटन। सवाई के वॉर में पुर्तगालियों को हराता है। कब? 1611 में। उसके बाद भारत के अंदर 1613 के अंदर ही सूरत के अंदर एक अस्थायी फैक्ट्री डाली जाती है। कैसी फैक्ट्री डाली जाती है? अस्थायी, नॉन परमानेंट कंपनी लगती है। और किसकी वजह से? ये पुर्तगालियों को हारने के बाद, क्योंकि परमिशन दे देता जहांगीर भी, कहता कि बाबा आप अस्थायी रूप से क्या कर सकते हो? फैक्ट्री डाल सकते हो भारत के अंदर। लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो पुर्तगाली हार गए थे अंग्रेजों के हाथों। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जहांगीर ने कि भाई डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1615 में, इधर लिख देता हूँ, 1615 में एक व्यक्ति आता है भारत में जिसका नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम बेटा? सर टॉमस रो। अब ये व्यक्ति भारत आता है, लेकिन ये किसका राजदूत था बेटा? अगर हम इसकी बात करें तो उस समय महाराज था, किंग था, कहाँ का? क्राउन रूल चल रहा था। किसका? जेम्स फर्स्ट का। महारानी के बाद जो अगला व्यक्ति आया था वो कौन था? जेम्स फर्स्ट।
तो राजा जेम्स फर्स्ट का राजदूत भारत आया सर टॉमस रो। अब सर टॉमस रो भारत आता है तो भारत आते ही इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है सर टॉमस रो बहुत ज़्यादा बड़ाई और तारीफ़ें कर देता है जहांगीर की, और जहांगीर की इतनी तारीफ़ें कर देता है कि जहांगीर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होकर इसको भारत के अंदर कंपनी डालने की स्थायी रूप से क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। किसको? तो याद रखना टॉमस रो को। और ब्रिटिशर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थायी रूप से क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, और भारत के अंदर क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। कब? तो 1615 में। अब सर टॉमस रो को क्या मिल गई, परमिशन मिल गई, और किस को क्या नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, इसलिए इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। अब क्या करना शुरू कर दिया बेटा, याद रखना 1707 में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट प्राप्त हुई वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्राप्त हुई कि 1717 में फ्रुक्सियर को फोड़ा हो गया और उसका इलाज किसी वेद पे नहीं था। मतलब राज्यकाल के अंदर, मतलब दरबार के अंदर, यानी कि उस समय में जितने भी राजवेद थे किसी के पास उसका इलाज नहीं था, सभी अपना इलाज कर करके थक चुके थे। तो फरुखसियर भी परेशान था, मुगल बादशाह था, तो मुगल बादशाह परेशान हो चुका था। तो उस समय एक डॉक्टर था, क्योंकि अंग्रेज सियाने थे बेटा, डेढ़ सियाने थे, उन्होंने क्या करा, वो दिमाग सोच चुके थे कि भारत के अंदर कुछ करना तो सब हर एक तरीके से कार्य करना पड़ेगा, अपने लोगों को हर तरीके से क्या करना पड़ेगा, भारत को गुलाम बनाना पड़ेगा। तो साथ में अंग्रेज डॉक्टर भी लाए हुए, क्या लाए, अंग्रेज डॉक्टर भी लाए। और अंग्रेज डॉक्टर आए भारत में, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी थी जो भारत के पास जिसका कोई इलाज नहीं था। आयुर्वेद के अंदर देखें तो हम उस समय आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो इतनी जल्दी काम नहीं कर रहा था उन बीमारियों पर, तो इसलिए अंग्रेज डॉक्टर आए, अंग्रेज डॉक्टरों ने क्या कर दिया, उन बीमारियों का इलाज कर दिया। अब एक डॉक्टर था उस समय, डॉक्टर हैमिल्टन, क्या नाम था, डॉक्टर हैमिल्टन। अब फोड़ा हो चुका था किसको, फ्रुक्सियर को, और ये फोड़ा ठीक कर दिया किसने, डॉक्टर हैमिल्टन ने। ये फोड़ा ठीक करने के बाद 1717 में ही किसके द्वारा, फ्रुक्सियर द्वारा एक क्या दिया गया है, एक फरमान जारी किया गया जिसे गोल्डन ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, सवर्ण फरमान भी कहते हैं, या स्वर्णिम फरमान भी बोलते हैं, जिसमें ये कह दिया गया कि आज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी किसकी बेटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये अचीवमेंट किसको प्राप्त हो गई, कंपनी को प्राप्त हो गई, और कंपनी ने अच्छे तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैरों को पसार लिया। तो याद रखना आप लोगों को कि ये किसकी चूक थी थोड़ी ही, तो फ्रुक्सियर की थी। इसी चूक के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना आधिपत्य जमा सकी। यह मुगल बादशाह था, मैंने पढ़ाए थे मुगलों के जो पतन करवाया था, उनमें मैंने आप लोगों को सारे बादशाह करवा दिए थे शुरू से लेकर अंतिम तक। पहले जो बादशाह थे वो मैंने आप लोगों को करवाए थे, कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, जिन्हें साहिब खबर कहा जाता था। उसके बाद अगला मुगल बादशाह आता कौन, जहादर शाह। फिर कौन आता, फरुखसियर आता है। फरुखसियर के बाद कौन आता है, रफ़ी उद दर्जात आता है। रफ़ी उद दर्जात के बाद कौन आता है, रफ़ी उद दौला आता है। रफ़ी उद दौला के बाद कौन आता है, रोशन अख्तर, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो अगला बादशाह आता है वो कौन सा है, अहमद शाह आता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय के बाद कौन सा आता है बेटा, कौन सा आता है, शाह आलम सेकंड आता है। और शाह आलम सेकंड के बाद कौन आता है, आप लोग को जानते, अकबर द्वितीय आता है। और फिर बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल बादशाह। 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह सारे खत्म। तो ये क्या थे, अंग्रेज थे जो भारत के अंदर आते हैं 1599 से लेकर, और 1947 में ये भारत से खदेड़े जाते हैं, यानी कि भारत से निकाले जाते हैं। और भारत को, भारत की जो आज़ादी मिलती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, वो 15 अगस्त 1947 को मिलती है, और भारत से अंग्रेज चले जाते हैं। लेकिन हम अगले टॉपिक पे, यानी कि इससे अगले कदम पर चलते हुए चर्चा करने वाले हैं। अंग्रेज यहाँ तक हो गए, आप लोगों को पता चल गया कैसे कैसे क्या सीन था। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करनी है आप लोगों को, वो जो राजकुमार था, मैंने बताया था 1661 वाली जो बात बताई थी पिछली क्लास में, एक व्यक्ति जिसका नाम था क्या था, राजकुमार, जो अंग्रेज राजकुमार था
क्या नाम था? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती किससे? तो कैथरीन ब्रिगेंजा से, जो कौन है? जो पुर्तगाल की एक राजकुमारी है। उसके साथ शादी करने के बाद ये पुर्तगाल के व्यापार पर भी क्या करना चाहते? अधिकार करना चाहते, और वो उसमें कामयाब रहते, क्योंकि इनको मुंबई मिल जाता दहेज में। पुर्तगाली क्या है? राजकुमारी किन की? पुर्तगालियों की। ठीक है, लड़की है पुर्तगालियों की। उन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या करा? लड़की की शादी करने के साथ दहेज में क्या दे दिया? मुंबई दे दिया। और मुंबई पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। अब मुंबई देने के बाद चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा? चार्ल्स सेकंड ने क्या करा? उस मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक रूप से किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई अब तुम इसको क्या रखो? रेंट पे रखो। तो तुमने क्या करना है? साल के 10 पाउंड देने हैं। किसको? मेरे को। तो 10 पाउंड किसको मिल गए बेटा? चार्ल्स द्वितीय को। तो पूर्ण रूप से अधिकार किसका हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया बेटा? अधिकार कर लिया और स्थायी कंपनियां डालनी शुरू कर दी, और मुगल बादशाहों को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे चलोगे, मैंने बताया था आप लोगों को, एक वॉर होता है जिसका नाम है 1757 में बैटल होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद 1761 का होता है, ये तो अंग्रेजों का कोई सीन नहीं था इसमें, इसको छोड़ो। फिर आता 1764 का बक्सर का युद्ध। एसएससी पूछ पूछ परेशान हो चुका है। प्लासी और 1764 का हर बार क्वेश्चन में आता है। और एक युद्ध और आता है 1565 वाला, तालीकोटा का युद्ध। ये 3 युद्ध ऐसे हैं जो पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आगे जाके प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज थोड़े है ताकतवर हो जाते हैं। 64 में तो अधिकार ही कर लेते हैं, और 3 में तो पेंशन ही मना देते हैं मुगल बादशाह को। पूरा एरिया किसके अंडर में आ गया? किसके अंडर में आ गया बेटा? अंग्रेजों के अंडर में। और फिर अगला जो गवर्नर जनरल बन के आता, जिसका नाम क्या है बेटा? तो क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। वो तो अधिकार ही कर लेता है, उसकी तो नीतियाँ इतनी खतरनाक है कि भाई फूट डालो राज करो। और वो क्या कर लेता? भारत को क्या कर लेता है बेटा? अंग्रेजी सत्ता के अंदर स्थापित कर देता। अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से किसके अंडर में आ जाती है? जो सॉरी, भारत की सत्ता किसके अंडर में आ जाती है? अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। तो हम अगला जो करने वाले हैं, ब्रिटिशर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं डेनिस पे। किस पे चलेंगे? डेनिस पे। तो इतना एक बार नोट कर लीजिए ब्रिटिशरों के बारे में, फिर डेनिस पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, आगे चलते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं डेनिस के बारे में। तो देखिए, अब भारत के अंदर किसका आगमन होता है? डेनिस का। तो भारत के अंदर 1616 में
1616 के अंदर भारत के अंदर एक कंपनी डाली जाती है जिसका नाम है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के अंदर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद फैक्ट्री लगाई जाती है डेनिसों के द्वारा 1620 के अंदर त्रावणकोर के अंदर। ये त्रावणकोर की बात करें तो बेटा केरला के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। फर्स्ट फैक्ट्री लगाई जाती है किसके द्वारा? डेनिसो के द्वारा 1620 में कंपनी की फैक्ट्री लगाई जाती। कंपनी की स्थापना पूछे 1616 में। अब इसके बाद अगला कदम क्या उठाते हैं? 1676 में सेकंड फैक्ट्री लगाते हैं सेरामपुर बंगाल के अंदर। 1676 के अंदर सेकंड फैक्ट्री लगाई जाती है, दूसरी फैक्ट्री लगाई जाती है किन के द्वारा? डेनिस के द्वारा। कहाँ पर? सेरामपुर, बंगाल के अंदर। अब सेरामपुर के अंदर बंगाल के अंदर दूसरी फैक्ट्री लगाने के बाद अगला जो कार्य किया जाता है डेनिसो के द्वारा वो ये किया जाता है, ये दो व्यापारों पर क्या कर लेते हैं? भारत के अंदर अधिकार कर लेते हैं। एक तो व्यापार होता है, दो ट्रेड होते हैं इनके पास, दो व्यापार होते हैं, टी का, चाय का व्यापार और ट्रेड ऑफ चाइना, चीन के साथ व्यापार। इन दोनों व्यापारों पर किसका अधिकार होता है? तो डेनिस का। इन दोनों व्यापारों पर अधिकार कर लेते, चाय का व्यापार करते सबसे ज़्यादा और चीन के साथ हर प्रकार का व्यापार करते हैं कौन? डेनिस लोग। तो लेकिन होता क्या है, ब्रिटिशर अपनी जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके थे और ज़्यादा फेमस हो चुके थे, भारत में अधिकार करना शुरू कर दिया था। इसलिए इनके बीच में डेनिस और ब्रिटिशर अंग्रेजों के बीच में समझौता होता है और समझौते में ये कहा जाता है कि 1845 में सारा व्यापार बेच दिया जाता है किसको बेटा? अंग्रेजों को। तो सारे व्यापार पर किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का 1845 में। और ये वापस कहाँ से आए थे? डेनमार्क से आए थे। तो डेनमार्क वापस लौट जाते हैं कौन? डेनिस। तो ये थे बेटा डेनिस। अब हम पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किस पे? फ्रांसीसी यानी फ्रेंच लोगों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत के अंदर कौन व्यक्ति आया था? काल्वर्ट आया था। लुईस 14वां का क्या था? दूत था, वित्त मंत्री भी था। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, किसके बारे में? तो डेनिस लोगों के बारे में। देखो बेटा, कहाँ से आए बेटा? फ्रांस से। फ्रांस के निवासी। कब आए? 1664 में।
1664 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है काल्बर्ट, जो कि बेटा अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ते हो तो फ्रांस की क्रांति में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है लुईस 14वां। क्या नाम है बेटा? लुईस 14वां। तो लुईस 14वां का वित्त मंत्री होता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर काल्बर्ट वित्त मंत्री होता है, और ये भारत आता है व्यापार के लिए। बुर्बो वंश का शासक लुई 14वां, और 1664 के अंदर ही भारत के अंदर एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम बेटा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत के अंदर स्थापना हो जाती है। उसके बाद 1668 में, कब की बात है? 68 में सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई जाती है। सूरत के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री लगाई जाती है, किन के द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। और फैक्ट्री लगाने के बाद ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा 1672 में फ्रेंच गवर्नर बन के आता है भारत के अंदर। 1672 में कौन आता है भारत के अंदर? एक फ्रेंच गवर्नर आता है जिसका नाम है फ्रांसिस मर्लिन। क्या नाम है बेटा? फ्रांसिस मर्लिन। फ्रेंच गवर्नर आता है जिसका नाम है फ्रांसिस मर्लिन। ये भारत के अंदर आता है किस कंपनी का? क्या बन के? गवर्नर बन के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और गवर्नर बनने के बाद पुडुचेरी यानी कि पुदुचेरी का एक शासक होता है जिसका नाम है शेर खान लोदी। क्या नाम होता है बेटा? शेर खान लोदी। शेर खान लोदी। इतिहासकारों द्वारा ये भी कहा जाता है शेर खान लोदी को हराकर जो पुडुचेरी जिसे पहले पुडुचेरी के नाम से जाना जाता था, उस पर अधिकार कर लेता है। कौन? तो फ्रांसिस मर्लिन अधिकार कर लेता है, और अधिकार कर कर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शामिल कर लेता है। उसके बाद ये 1675 के अंदर ही, कब की बात है? ये 1672 की थी। 3 साल बाद 1675 में कैपिटल बना दी जाती है, राजधानी बना दी जाती है फ्रेंच लोगों की, पुडुचेरी। अब फिलहाल इसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। किसे बेटा? पुडुचेरी को। बाद में सैनिक कार्रवाई के द्वारा 1956 में भारत को फ्रांसीसियों द्वारा स्वतंत्र कर लिया जाता है, इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है किसको? पौंडीचेरी को। तो ये थे बेटा अपने जो विदेशी भारत के अंदर आगमन हुआ था विदेशियों का, उनकी जो मैंने सीक्वेंस करवाई है, एग्जाम में पूछी जाती है। और सीक्वेंस के साथ साथ जो कंपनियों की स्थापना हुई, जो व्यक्तियों ने भारत के अंदर एंट्री करी और किस किस शासक के कार्यकाल के दौरान ये भारत के अंदर आए, तो वे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी वनडे होते हैं उनमें कई बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोगों के, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों को तो सभी की सभी जितनी भी कंपनी बताई, सारी की सारी डेटें याद होनी चाहिए किस कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है 1503 के अंदर, कौन सी आती है? पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आती है बेटा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आती है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद आती है 1602 में कौन सी कंपनी आती है बेटा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया
कंपनी। अब इसके बाद अगली कंपनी आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आती इसके बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ये सारी की सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यूरोपियों का आगमन पूरा हो चुका है और अगली क्लास में मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सिखिज्म करवाया जाए, सिख धर्म करवाया जाए और सिख धर्म के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह भी करवाया जाएगा। जैसे सिख धर्म के जितने गुरु हैं 10 गुरु है माने जाते हैं। पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी, तीसरे अमरदास जी, चौथे रामदास जी, पाँचवें गुरु अर्जन देव जी, छठे हरगोविंद जी, सातवें हर राय जी, आठवें हरकिशन जी, नौवें गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। तो 10 के 10 जो हमारे क्या है गुरु है सिख धर्म के, उनके बारे में आप लोगों को विस्तार से बढ़ाया जाएगा। और मिसल 12 मिसलें मानी जाती किस में है, सिख धर्म में। तो मिसलों के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है जब सिख धर्म के 10वें गुरु की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद गुरु को ही मतलब ग्रंथ को ही गुरु माना गया था। कहा गया था कि आज्ञा पर काल की तभी चलायो पंथ, सब गुरुंदा हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या माना गया था, गुरु माना गया था। उसके बाद जो बंदा सिंह बहादुर हैं, उनके बाद सिख मिसलों में टूट गई थी, तो 12 मिसलें बन गई थी, जिसमें सुखचर्या मिसल का एक मुख्य विशेष पढ़ना है सूत्रीय मिसल के बारे में, क्योंकि वहाँ से एक व्यक्ति निकलेगा जो आगे जाके सिख धर्म का शासक बनेगा, जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी होगा, जिसका नाम है महाराजा दलीप सिंह। और दलीप सिंह 1848 में आंग्ला सिख वॉर में हार जाता है, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर अंग्रेज़ उनको कहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड भेज देते हैं, और वहाँ से फिर कोहिनूर प्राप्त करती है महारानी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो सिखिज्म करवाने के बाद फिर हम चलेंगे किस पर, मराठास पर और 1857 की क्रांति पर। और ये दोनों टॉपिक होने के बाद फिर हम स्वतंत्र जो अपने स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गांधी, नेहरू वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी और ये जितने भी व्यक्ति हैं, बाल गंगाधर तिलक, गर्म दल के और नरम दल के नेताओं के बारे में विशेष पढ़ेंगे। और मुख्यतः कांग्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कांग्रेस क्या है। तो आज का जो अपना विषय था यूरोपियों का आगमन था, वो मैंने 2 क्लासों में आप लोगों को पूरा करवा दिया है। अगली जो क्लास होने वाली है अपनी, वो क्लास होने वाली है किस टॉपिक पर, सिखिज्म पर। सोच तो सिखिज्म पर भी रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है, सिखिज्म करवाएंगे या फिर मराठाज करवाएंगे, देख लेंगे क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।